गुड इवनिंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के तहत रक्त वाहिनी और रक्त के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चाहे आप जेपीएससी प्री लीजिए या जेपीएससी मेंस को लीजिए, या फिर आप देखिएगा कि बीपीएससी प्री या बीपीएससी या बीएसएससी के अन्य एग्ज़ाम, ठीक है, जेएसएससी के अन्य एग्ज़ाम, रेलवे, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी का रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर बार 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। तो अगर 1, 2 या 3 क्वेश्चन अगर हमसे छूट जाता है, गलती कर जाते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट रुक जाता है। यही 1, 2 क्वेश्चन जो होता है जहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, उसी के कारण क्या होता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर को ज़रा ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से समझना भी है और पढ़ना भी है, ताकि कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आए हम लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केसिका रक्तवाहिनी। ठीक है, रक्तवाहिनी में हम लोग पढ़ेंगे आज। पहले तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रक्तवाहिनी में क्या है आपका। हम लोग ब्लड वेसल को देखेंगे, ये फिगर बना हुआ है, इसी को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए रक्तवाहिनी में हम लोग तीन तीन पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले धमनी, शिरा और केशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए धमनी इस बनावट में हम लोग देख रहे हैं, ये जो है क्या है आपका, ये वाला पार्ट आपका रेड वाला जो दिख रहा होगा ये आपका धमनी है। ठीक है, ये आपका ब्लू वाला पार्ट जो है क्या है, शिरा है। ठीक है, और ये पार्ट जो है केशिका है। देखिए धमनी का क्या काम होता है। धमनी जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। कहाँ से? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। धमनी जो होता है क्या होता है, इसका मुख जो होता है मोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? मोटी दीवारें होती है इसमें। ठीक है, आगे में देखिए चौड़ा है। अब जब जैसे जैसे यहाँ ये आगे की ओर बढ़ती जाती है, ये कैसी होती जाती है? सक्रिय होती जाती है। कैसे होती जाती है? सक्रिय होती जाती है। और सक्रिय होते होते ये क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाती है? धमनिकाओं में। क्या चीज़ में बदल जाती है? धमनिकाओं में, है ना, आर्टरीज जिसको कहते हैं, धमनिकाओं में ये बदल जाती है। धमनिकाओं में, ठीक है, धमनिका में परिवर्तित होने के बाद फिर जैसे ही और आगे बढ़ती है तो ये जाल टाइप का संरचना बनाती है, और ये जाल टाइप का संरचना फिर क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? केशिका में। क्या चीज़ में? केशिका में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखिए केशिका में ये कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए धमनी क्या होता है, धमनी में वॉल्व नहीं होता है। इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे ये कैसा होते जाएगा? सकरा होता जाएगा। इसमें रक्त नहीं चिपकता है। जब इससे रक्त गुजरता है तो इसमें रक्त नहीं चिपकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रक्त जो है बहुत तेज़ी से झटके के साथ बहता है। कैसा? बहुत ही तेज़ी से और झटके के साथ रक्त बहता है इसमें। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग सिरा देखेंगे। सिरा देखेंगे तो सिरा क्या होता है कि ये इसकी दीवारें कैसी होती है? ये बहुत ही सकरा होता है। ठीक है, ये बहुत ही सकरा होता है। और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते जाता है, आगे की ओर इसकी ये क्या हो जाती है? चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, दीवार इसका संरचना जो है आगे की जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है। जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है वो क्या होते जाता है? चौड़ा होते जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सिरा के बारे में यानी वेन के बारे में। देखिए सिरा का काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न ऊतकों से क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को लाकर हृदय तक पहुंचाने का काम सिरा करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वाल्व नहीं होते हैं, कोई वाल्व नहीं होता है। ठीक है, इसकी कैसी दीवारें होती है? इसकी तुलना में देखिए इसकी दीवारें कैसी है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, हाँ, और कैसी होगी? चौड़ी होगी। वहाँ तो दीवार सकरी होती जा रही थी, जैसे चौड़ा था, चौड़ा से वो सकरा होता जा रहा था, और यहाँ कैसी हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। ये चिपकता नहीं है। कैसा? क्या नहीं होता है? चिपकता नहीं है। ठीक है, रक्त धीमे धीमे समान गति से बहता जाता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखेंगे ये क्या होता है। अब देखिए केशिका का काम क्या होता है। केशिका का काम जो होता है, देखिए ये जालिका टाइप का बना हुआ है, इन दोनों का जो पार्ट होता है, ये सकरा पार्ट जो है ये भी किस में बदल जाती है? सिराओं में परिवर्तित होती है, और सिराओं में परिवर्तित होकर के आगे की ओर जाएगी तो ये क्या चीज़ में? ये केशिका का पार्ट, दोनों मिलकर के केशिका का पार्ट बनाती है। यानी सिरा और धमनी दोनों मिलकर के ये जो जालिका की आकार का एक नया एक तंत्र बनाती है। ठीक है, इसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? केशिका कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केशिका का काम क्या होता है कि विभिन्न कोशिका ऊतक और आपका रक्त ऊतकों के बीच आदान प्रदान
का कार्य करती है। रक्त ऊतक और कोशिका ऊतक के बीच आदान प्रदान का कार्य कौन करती है? केशिका करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कैपिलरीज जिसको कहते हैं। चलिए हम लोग आज क्या करेंगे, रक्त परिसंचरण में सबसे पहले रक्त रुधिर वाहिकाएं देखेंगे। अगर समय मिला तो रक्त के भी पाठ कर लेंगे। ठीक है, रक्त वाहिकाएं देखना है हम लोग को। रक्त वाहिकाएं नलियों का एक नेटवर्क होता है, जैसे हम लोग देखे हैं ऊपर में, देखिए ये नलियों का एक क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं नलियों का एक नेटवर्क होता है जिनके जरिए रक्त शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। रक्त वाहिकाएं हृदय और रक्त के साथ मिलकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती है। बोला कि एक नाली का नेटवर्क होता है और इसी के जरिए क्या होता है, शरीर के हर हिस्से में ये रक्त पहुंचाती है। ठीक है, और रक्त वाहिका और हृदय और रक्त के साथ मिलकर के ये तीनों मिलकर के क्या बनाती है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती है। कौन सा सिस्टम बनाती है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कौन कौन सा? रक्त वाहिका, हृदय और रक्त तीनों मिलकर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। रक्त वाहिकाएं और हृदय मानव शरीर की संचार प्रणाली बनाते हैं। मानव शरीर में लगभग 60,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं होती है। रक्त वाहिका और बोल रहा है कि हृदय मानव शरीर का क्या बनाती है? संचार प्रणाली बनाती है। और मानव शरीर में लगभग कितनी मील लंबी रक्त वाहिका है? 60,000 मील लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। ठीक है, धमनी, सिरा और केशिका। ऑलरेडी हम देख चुके हैं फिगर में। देखिए, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियां धमनी कहलाती हैं। इनमें रक्त प्रवाह तेजी व उच्च दाब पर होता है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। और ये क्या करती है? रक्त, इसमें जो होता है रक्त प्रवाह बहुत ही तेज और उच्च दाब पर होता है। महाधमनी जो होती है सबसे बड़ी धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिरा, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियां सिरा कहलाती है। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के अलग अलग अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। ठीक है, और फुफ्फुस सिरा में क्या होती है? शुद्ध रक्त होता है। अब देखिए, धमनी और सिरा में क्या है? धमनिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं। कैसी होती है? मोटी। जबकि सिराओं और वेन्युलों की दीवारें कैसी होती है? पतली होती है। धमनी और धमनिकाओं की दीवारें मोटी होती है, जबकि सिराओं और वेन्युलों की दीवारें कैसी होती है? पतली होती है, जो हम देख चुके हैं। केशिकाएं ये पतली रुधिर वाहिनियां हैं। ऊपर में हम देखे थे जाल टाइप का तंत्र बनाया हुआ था, तो यही जो होता है ये पतली रुधिर वाहिनियां हैं। इनमें बहुत धीमे बहता है रक्त, बहुत ही धीमे बहता है। ठीक है, केशिका ये पतली रुधिर वाहिनियां हैं, इनमें रक्त बहुत धीमे बहता है। केशिकाएं धमनियों और सिराओं को जोड़ने वाली छोटी वाहिकाएं हैं। हमने देखा था धमनी और सिराओं को जोड़ने वाली जो छोटी वाहिका है वही क्या है? केशिकाएं हैं, यानी कैपिलरी है। रक्त वाहिकाओं में अगर कोई टूट फूट या कट जाए तो रक्त रिसने लगता है, जिससे रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, रक्तस्राव किसको कहते हैं? जब रक्त वाहिकाओं में किसी प्रकार का टूट फूट या वो कट जाए तो रक्त वहां से रिसने लगता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? रक्तस्राव कहते हैं। चलते हैं, रक्त वाहिकाओं में मांसपेशियों द्वारा संकुचन को वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, रक्त वाहिका है और मांसपेशियों द्वारा संकुचन को क्या कहते हैं? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठंड में बाहर होने पर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन से शरीर गर्म रहता है। बोला अगर ठंड, जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड में अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या होता है? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ही शरीर गर्म रहता है। रक्त वाहिकाओं में बहुत ज़्यादा या बहुत लंबे समय तक संकुचन होने पर स्ट्रोक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहा है कि रक्त वाहिकाओं में बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक अगर संकुचन हो तो क्या हो सकता है? स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, रुधिर दाब, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते चलते हैं। हृदय जब रक्त को धमनियों में पंप करता है तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं या रुधिर दाब कहते हैं। बोला हृदय
जब रक्त को धमनियों में पंप करता है, कहाँ पर पंप करेगा? धमनियों में। तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसे ही रक्तदाब कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब 130/90, सॉरी यहाँ पर तो 120/80 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। आगे बढ़ेंगे। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहिएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके तथ्य देखिए। प्रत्येक रक्तकण को शरीर का चक्र पूरा करने में लगभग 60 सेकेंड लगता है। जितने भी रक्तकण होते हैं उसको शरीर का पूरा चक्र पूरा करने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 60 सेकंड का। हाँ, सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है और प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 ml रक्त पंप करती है। कल भी हम पढ़े थे कि मनुष्य के एक धड़कन को पूरा करने में कितना रक्त पंप होता है? तो 70 ml। अब यही चीज़ बोल रहा है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, मिनिमम जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, और प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट या 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार। ठीक है, कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में 70 बार होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, अतः 70 × 70 = 4.9 लीटर, जो कि लगभग सामान्य मनुष्य के कुल रक्त के बराबर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करके दिया है। अगर इसी को हम 70 × 72 करेगा, 72 मान लें सामान्य मनुष्य में, तो कितना हो जाएगा? लगभग कितना हो जाएगा? 5.4 हो जाएगा लीटर, है ना? कितना हो जाएगा? 5.4 लीटर। इसीलिए बोला जाता है कम से कम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होना चाहिए? तो उसके वजन, एक्चुअली तो उसके वजन के हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 5 से 5.5 लीटर के आसपास क्या होना चाहिए? हमेशा ही उसके शरीर में रक्त होना चाहिए। ठीक है, अब रक्त, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में ही प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। बोल रहा है रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में, यानी या अस्थिमज्जा में होता है, और तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होता है, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा? हल्का क्षारीय। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त में 55% होता है। प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55%, तथा शेष 45% कणियाँ या कणिकाएँ होती हैं। बोलता है रक्त जो होता है का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है, और रक्त में 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, बाकी शेष जो होता है 45% कणिकाएँ या कणिये होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्लाज्मा में लगभग 92% जल और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित या कोलाइड के रूप में होते हैं। बोला प्लाज्मा, आप देखिए हमने आगे पढ़ा था कि लगभग रक्त जो बना होता है वो प्लाज्मा और क्या चीज़ से? कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो उसमें प्लाज्मा कितना होता था? 55%, और 45% क्या होता था? कणिका होती थी। ठीक है, अब उस 55% में प्लाज्मा का 55% जो प्लाज्मा थी, तो उसमें प्लाज्मा में लगभग 92% जल और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुलित या कोलाइड के रूप में होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्मा का समान वितरण करता है, हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, आगे प्लाज्मा का क्या काम होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना होता है। दूसरा, उष्मा का समान वितरण करता है। तीसरा क्या होता है? हार्मोन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कणिया भाग या कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कैप्सल्स, इसके 3 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेट्स होता है।
प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट में बांटा जाता है। कनिका को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग में, ठीक। चलिए यहीं पर हम लोग देखते हैं रुधिर कनिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग आरबीसी के बारे में, लाल रुधिर कनिकाएं या आरबीसी। यहाँ बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि लाल रुधिर कनिका या आरबीसी कुल कनिकाओं का 99% होता है। जितनी कनिकाएं होती है उसका 99% आरबीसी होती है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 का शरीर में परिवहन करता है। इसकी कमी से रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। लाल रक्त कनिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है, अतः प्लीहा को लाल रक्त कनिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि कुल कनिकाओं का 99% क्या होता है? आरबीसी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला जो आरबीसी होती है वो कैसा होती है? केंद्रक विहीन होता है कोशिका होती है। कैसी होती है आरबीसी? केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। तीसरा बोला रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन करती है, ठीक है। यानी परिवहन मतलब ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में पहुंचाना और CO2 को विभिन्न भागों से लेकर के आना, और उसको जब सांस छोड़ते हैं तो उसको बाहर की ओर निष्कासित करने में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसकी कमी से रक्तहीनता, किसकी कमी से? आरबीसी की अगर कमी हो जाती है तो रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कनिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है। कहाँ पर नष्ट होती है? प्लीहा में नष्ट होती है। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कनिकाओं का कब्रिस्तान कहेंगे। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कनिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 50 लाख पर mm³ होती है, मिलीमीटर क्यू होती है। इसका वजन उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कनिका यानी आरबीसी की संख्या 50 लाख पर mm³ होती है, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए श्वेत रक्त कनिकाएं WBC, ये भी इंपॉर्टेंट है। WBC प्रतिरक्षा प्रदान करती है। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC की संख्या 10,000 पर mm³ होती है, और WBC अस्थिमज्जा में बनती है। केंद्रकों की आकृति व कनिकाओं के आधार पर श्वेत रक्त कनिकाएं 5 प्रकार की होती है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये बोल रहा है जो WBC या व्हाइट ब्लड कैप्सल्स या श्वेत रक्त कनिकाएं, ठीक है, क्या करती है? WBC प्रतिरक्षा प्रदान करती है। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। या WBC या श्वेत रक्त कनिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10,000 प्रति mm³ होती है। और WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, ठीक है। और WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। केंद्रक की आकृति व कनिकाओं के आधार पर श्वेत रक्त कनिकाएं 5 प्रकार की होती है। बोल रहा है इसका केंद्रक की आकृति और कनिकाओं के आधार पर श्वेत रक्त कनिकाओं की कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार की होती है। जैसे न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़े होंगे, बेसोफिल्स है, तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो श्वेत रक्त कनिकाएं कहलाती है। इस प्रकार से 5 तो है। अब देखिए श्वेत रक्त कनिकाएं क्या होती है? ये तो प्रतिरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जब इसमें खराबी हो जाती है, इसमें कमी होने लगती है, या इसका बनना बंद हो जाता है, तो क्या होता है? श्वेत रक्त कनिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? अगर रक्त में WBC का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कैंसर कहते हैं, या ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर WBC कम हो जाए, ठीक है, अगर WBC कम हो जाए तो हमारा क्या होगा? शरीर का या मनुष्य के शरीर का क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करेगा सही से, ठीक है। WBC की संख्या अगर शरीर में, मानव शरीर में कम हो जाती है तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? सही से काम नहीं करता है। रक्त पट्टिकाएं, अब इसमें बहुत सारी है। T4 लिम्फोसाइट वगैरह होते हैं, तो वो आगे हम लोग बढ़ेंगे। वो एड्स वगैरह जो होता है ना, उसमें भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र गड़बड़ होने से क्या होता है, ठीक है। अब रक्त पट्टिकाएं,
रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स इसको कहते हैं, इसी को बिंबाणु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? अन्य शब्दों में बिंबाणु भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स नहीं। ठीक है, रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। कितने दिनों का? 5 से 9 दिनों का होता है। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त फाइब्रिन की मदद से जमता है। बोल रहे हैं रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स जो होता है क्या करता है? केंद्रक विहीन कोशिका है और ये क्या करता है? रुधिर या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 5 से 9 दिन का। इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों का होता है? 5 से 9 दिनों का। रक्त पट्टिकाएं जो होती है केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। और ये रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स जो होते हैं रक्त फाइब्रिन की मदद से जमते हैं। ठीक है, रक्त फाइब्रिन की मदद से ही क्या करता है? जमता है। ये ध्यान रखना है, रक्त फाइब्रिन की ही मदद से जमता है। इंपॉर्टेंट है। अब एक और हम लोग तंत्र पढ़ेंगे, लसिका तंत्र। ठीक है, दो, अब ब्लड को हम लोग देखते हैं तो एक लसिका होता है, दूसरा रक्त होता है। ठीक है, तो लसिका और रक्त दोनों में क्या अंतर है और क्या, इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। लसिका तंत्र क्या है, इसके क्या कार्य हैं। लसिका तंत्र आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बहुत लंबा खींच जाएगा, तो आज हम लोग रुधिर वाहिनी में ही क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रक्त पट्टिका तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लसिका तंत्र देखेंगे और रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य होता है, दोनों में क्या अंतर है, कैसे लोग काम करता है, रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो गुप्ता जी की पाठशाला में क्लास के तहत आज जो है रुधिर वाहिनी तंत्र का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक इसी का देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, गुड नाइट।